नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार के यहां पर 180 दिन पूरे हो गए। 6 महीने में शहर से लेकर गांव तक विकास किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जनता को किया समर्पित। गंगा एक्सप्रेस वे का काम कराया शुरू। गांव के लिए बनाई 117 नई नगर पंचायतें। 110 नगर पंचायतों को किया गया सीमा विस्तार। गोरखपुर में लाइट मेट्रो रेल परियोजना के लिए डीपीआर बनने का काम पूरा। 13 शहरों का सिटी डेवलपमेंट प्लान बनकर हुआ तैयार। 10 शहरों में स्मार्ट सिटी की 229 परियोजनाएं पूरी। बिजली आपूर्ति पर योगी सरकार का फोकस। ये काम है 6 महीने में बिजली के क्षेत्र में कई बड़े काम। तो 180 दिनों के अंदर क्या कुछ काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया, उनका बखान उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि 180 दिन का समय मिला। 180 दिन के अंदर उन्होंने हजारों काम किए हैं। बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से। यहां पर असीम अरुण ने सुनी मन की बात। लोगों के साथ मन की बात को सुना। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस मौके पर यहां मौजूद रहे। असीम अरुण ने छात्रों को टैबलेट भी बांटे। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद रहे। मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज की गई, जिसे सभी लोगों ने सुना। कन्नौज से ये बड़ी खबर है, जहां पर बच्चों को मंत्री जी ने टैबलेट्स भी बांटे हैं। बड़ी खबर। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग खबर। कन्नौज से असीम अरुण ने सुनी मन की बात। लोगों के साथ सुनी मन की बात। इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। तो ये तस्वीरें भी हम आपको कन्नौज से दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री जी ने बच्चों को टैबलेट्स भी बांटे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई मन की बात को हर किसी ने यहां पर बड़ी ही शांति के साथ बैठकर सुना। तो कन्नौज से बड़ी खबर है। कन्नौज में एसपी के पद पर कुंवर अनुपम सिंह की तैनाती के बाद एसपी ऑफिस का नजारा एकदम बदला हुआ नजर आया। थानों से ज्यादा एसपी ऑफिस में फरियादी नजर आए। इस मामले में जब हमारे संवाददाता रईस खान ने पड़ताल की तो पता चला कि एसपी के दरबार में लोगों को न्याय जल्द ही मिल जाता है। पीड़ितों की समस्या का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसके दृष्टिगत सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी पीड़ित की समस्या का समाधान थाना स्तर पर ही हो जाए, उसे यहाँ वहां न भटकना पड़े। इसके अतिरिक्त मुख्यालय पर आने वाले आवेदकों या पीड़ितों की समस्या को ढंग से सुनकर उनका गुणवत्तापरक निस्तारण हो, और ऐसे फरियादी जो प्रार्थना पत्र लिखने में सक्षम नहीं है या उनके पास कागज और कलम नहीं है, इन सब चीजों की व्यवस्था मुख्यालय पर बनाई है। इसलिए हमारे दीपावली साहब का मर्डर 14 जुलाई को हुआ। 3 मुलजिम सरेंडर हुए। 3 बाहर घूम रहे, खुलेआम धमकी दे रहे कि सलाह कर लो नहीं तो और अंजाम देंगे एक वारदात को। कप्तान साहब से क्या उम्मीद है? कप्तान साहब से हमें ये उम्मीद है कि वो हमारी फरियाद को सुनेंगे और मुलजिमों को जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि वो जेल। मेरी जमीन का विवाद है सर। आए दिन अजय कुमार यादव है जो कि छिपामऊ में है। बैजूरामपुर मेरी जमीन है, उस पर अवैध कब्जा करते हैं, आए दिन मारते हैं। उनका वीडियो वगैरह भी सब हमारे पास है। कप्तान साहब से क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि हमें ये न्याय दिलाएंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर। ललितपुर सड़क हादसे पर सीएम ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति यहां पर उन्होंने दुख व्यक्त किया, संवेदना प्रकट की है। यहां पर घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जीएम और पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज कराया जाए, ये निर्देश यहां पर दिए गए। राहत और बचाव कार्य कराए जाने पर भी यहां जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर। तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी अहम खबर है ये। तो घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना यहां पर की है और साथ ही साथ डीएम और पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए। तो कन्नौज से एक दुख भरी बड़ी खबर है। खराब खड़ी
एम्बुलेंस में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में बेटे की डेड बॉडी ला रहे पिता की मौत। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर यह बड़ा हादसा हुआ। बिहार का रहने वाला था मृतक पचकौड़ी लाल। 23 वर्षीय पुत्र कृष्णा की नोएडा में मौत हुई थी, जिसकी डेड बॉडी लेकर लौट रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ और हादसे में पिता की भी मौत हो गई। तो बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज से ये बड़ी खबर है। खराब खड़ी एम्बुलेंस में तेज रफ्तार ट्रक घुसा। बता दें कि हादसे में बेटे की डेड बॉडी ला रहे पिता की भी मौत हो गई। 23 वर्षीय पुत्र कृष्ण की नोएडा में मौत हुई थी, जिसकी डेड बॉडी लेकर पिता लौट रहा था और इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक यहां खड़ी एम्बुलेंस में घुस गई और पिता की भी दर्दनाक मौत हो गई। चचेरा भाई कृष्णा जो गाजियाबाद में समथिंग 8 महीने से जॉब करते हैं। 24 तारीख को सुबह 4:30 बजे सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और उनकी सब गाजियाबाद से हम बिहार ले जा रहे थे। रास्ते में एम्बुलेंस तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से खराब हो गई और साथ में मेरे चचा भी थे पचकौड़ी सगाए और एम्बुलेंस तकनीकी खराब होने के कारण वो मेरे ताऊ की एक्सीडेंट हुई। तो बड़ी खबर है, ये बड़ी दुख की खबर। खराब खड़ी एम्बुलेंस में तेज रफ्तार ट्रक घुस गया, जिसमें यहां पर बेटे की डेड बॉडी ले जा रहे पिता की भी मौत हो गई। एम्बुलेंस यहां पर खड़ी थी, खराब हो चुकी थी, इसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने इसे टक्कर मार दी। आज पंडित दीनदयाल की जयंती है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर जी की सरकार संकट के समय अपने अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ खड़ी है। सरकार की संवेदनशीलता की कसौटी विपत्ति के समय अपने नागरिकों के संबल बनकर के खड़ा होने से ही समझा और देखा जा सकता है। हम सब ने विगत 2.5 वर्ष के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया के अंदर संकट था। हर देश अपने अपने तरीके से इस बीमारी से, इस महामारी से जूझ रहा था, लड़ रहा था। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना प्रबंधन का जो एक मॉडल पूरी दुनिया को दिया, उसकी सर्वत्र सराहना हुई। सबको टेस्ट, फ्री में टेस्ट, सबको उपचार, फ्री में उपचार, सबको टीका और फ्री में टीका, साथ साथ 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देना और अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देना। ये अकेला भारत के अंदर हो रहा था। भाइयों बहनों, दुनिया पस्त हो गई थी, लेकिन एक सेक्टर था जो कोरोना महामारी के सामने दृढ़ता के साथ खड़ा था। वह कृषि सेक्टर था, जिसने कोरोना जैसी महामारी को मात देते हुए, मैं देख रहा था, खेतों में फसल खड़ी थी, कोरोना की आहट आई, मेरे सामने भी प्रस्ताव आया कि
गेहूं की फसल खड़ी है, क्या होगा? मैंने कहा हम लोग कंबाइन मशीन मंगाएंगे। और यही अधिकारी जो मंच पर हैं, यही मंत्रीगण हैं। मैंने इन लोगों से कहा, मैंने कहा जैसे भी हो, अन्नदाता किसान कहीं भी वो निराश नहीं होना चाहिए। कंबाइन मशीन मंगाओ, कोविड हेल्प डेस्क बनाओ और फसल को कटवाने, क्रय केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था करो। और सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर इस कार्य को हम लोगों ने मार्च 2020 से इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। गन्ना खड़ा था, देश और दुनिया के अंदर चीनी मिलें बंद हो गई थी, प्रदेश के अंदर भी 119 चीनी मिलें थी। क्या होगा? हमने कहा जो कुछ भी मंगाना है करिए, लेकिन चीनी मिलें बंद नहीं होंगी और किसान को सुविधा दो, वह अपना गन्ना मिल तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, सरकार उसको सुविधा देगी। और सभी 119 चीनी मिलों को हम लोगों ने चलाया। व्यापार बंद हो गया, आवागमन बाधित हो गया, लेकिन एक जगह कुछ चीज चलायमान था, तो वह हमारा किसान चलायमान था, सक्रिय था, निरंतर कार्य करता रहा। उसने बीमारी की परवाह नहीं की, लेकिन हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के राशन उपलब्ध कराता रहा। और इसके लिए मैं अपने अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आपके परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है। पहली महामारी है जिसमें भूखमरी से मौत नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रबंधन, आपका परिश्रम पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में योगदान किया। इसीलिए 2014 से लेकर के ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा कि किसान की आमदनी को दुगना करना है। हमारा अन्नदाता किसान भारत जैसे देश में प्रकृति पर निर्भर करता है। ये संभव नहीं कि वह हर एक जगह तकनीक का उपयोग करेगा तो अधिक आमदनी कमा सकता है, लेकिन पॉली हाउस हर जगह हर फसल के लिए नहीं बन सकते। उसको मौसम पर, ग्लोबल वार्मिंग की जो चैलेंज है उसका सामना करना पड़ता है। उस सब के बावजूद रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन उसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किया गया। और उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को व्यक्त किया है हमारे अन्नदाता किसानों ने। आप सब आभारी हैं। पहली बार धरती माता के लिए स्वास्थ्य का परीक्षण होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया प्रधानमंत्री मोदी जी। पहली बार किसान की फसल का बीमा होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू होकर के लंबित कृषि सिंचाई की योजनाओं को पूरा करने में भारत सरकार योगदान देगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने छोटी बड़ी 36 सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा किया। 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। ये पहली बार हुआ है। हम लोगों ने कुछ परियोजनाएं तो ऐसी बनाई जो 50 वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी। आप सोचिए, अभी सरयू नहर परियोजना, उस परियोजना के बारे में प्रधानमंत्री जी ने 2021 में उसको राष्ट्र को समर्पित किया। वो परियोजना बनी थी, योजना आयोग ने बनाई थी 1973 में। बाण सागर परियोजना 1971-72 की। जिन लोगों ने शिलान्यास किया था आज धरती पे नहीं, लेकिन परियोजना पूरी नहीं हो पाई कभी, लेकिन उन सबको पूरा किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आई, कर्ज के तले दबे हुए किसान बंधुओं को राहत देने के लिए लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के कर्ज को माफ करने की कार्रवाई प्रदेश ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। प्रोक्यूरमेंट के सेंटर खोलेंगे हम, मीडिएटर के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे किसान से क्रय करेंगे। ये सुविधा प्रदेश के अंदर हुई।
आजादी के बाद भले ही 1967 में एमएसपी की घोषणा हुई हो, लेकिन एमएसपी का लाभ पहली बार किसान को मिला। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव, और लागत का 1.5 गुना दाम मिलेगा। यह पहली बार हुआ है, और ये पहली बार हो रहा है जब एक कॉमन किसान भी जान सकता है कि शासन की योजनाएं क्या होती है। सोलर पंप, अब तक हम लोग 27,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करा चुके हैं। 30,000 किसान को हम लोग सोलर पंप उपलब्ध कराने के कार्यक्रम का शुभारंभ भी आज यहां पे कर रहे हैं। यानी यह बिजली की कीमत का, बिजली के बिल को, वैसे तो अब पहली बार हुआ है कि जब बिजली के बिल को भी हमने यूपी में आधा किया है, पहली बार हुआ है। बिजली का बिल तो बढ़ता था, महंगाई बढ़ गई थी तो होना ही था, लेकिन हमने बिजली का बिल किसानों के लिए आधा किया। और साथ साथ अब सोलर पंप के माध्यम से अगर सोलर पैनल लगा देंगे तो बिजली का बिल उनका 0 हो जाएगा। हमें उपयोग करना चाहिए। ये वहां पे 1-2 बिजली के बल्ब भी जलवा सकता है इसके माध्यम से। हमने देखा है, मैंने उसका प्रदर्शन देखा, बहुत अच्छा, सफल है। मैंने जो मॉडल देखा था 5 किलोवाट का देखा था, बहुत सफल, और काफी पानी देता है, पर्याप्त पानी देता है। किसान को ट्रैक्टर मिले, 80 ट्रैक्टर आज उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। ऐसे ही इस सीजन में इंद्र भगवान की कृपा कुछ गड़बड़ा रही है, और मैं देख रहा था 62 जनपद हमारे ऐसे जहां पर समय पे बारिश नहीं हुई, और इसीलिए हम लोगों ने उनका सर्वे करने की आदेश भी दिए। वहां पर हम लोगों ने दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज उपलब्ध करवाने के आदेश उपलब्ध कराए थे। आज ये बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, पिछले 10 दिन से अतिवृष्टि से भी काफी नुकसान हुआ। जो फसल खड़ी हुई थी उसको भी नुकसान हुआ। हमारे सर्वे भी चल रहे हैं। प्रदेश के जिन 12 जनपदों में फसल को नुकसान पहुंचा था बाढ़ के कारण, बाढ़ पानी यूपी के कारण नहीं था, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए हुए अतिरिक्त पानी के कारण। वहां पर 800 करोड़ रुपए से अधिक, 876 करोड़ रुपए हम लोगों ने किसान के कंपनसेशन के लिए पहले भेज दिए हैं। वहां पर वितरण की कार्रवाई भी चल रही है। सूखा का सर्वे चल रहा है, लेकिन साथ साथ अतिवृष्टि के कारण भी अन्नदाता किसानों को नुकसान हुआ है। इस सर्वे का कार्य पूरा करके हम उन सभी किसानों के साथ खड़े होकर के उनको सहयोग करेंगे। भाइयों बहनों, आज हम सबको देखना होगा, ये अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जिसमें मेरा खेत मेरा पॉलिसी, आपने देखा होगा कैसे हमारे किसान उन्होंने इस बात पर यहां पर अपनी बात कही। मैं यहां पूछ रहा था, जब यहां पर वे अपनी पॉलिसी का कागज लेने के लिए आ रहे थे तो मैं उनसे पूछ रहा था क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि एक किसान ने यहां पे कहा कि 6 बीघा खेत है, मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 18,000 रुपए का कॉम्पनसेशन मिला है। एक किसान ने कहा मुझे 18,000 रुपए की सहायता मुझे मिली। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम जागरूक हो जाए और शासन की योजना का लाभ लेने लग जाएंगे तो उसका बेहतर सुविधा का लाभ हमें प्राप्त हो सकता है, और हमें इसके साथ अपने आप को जोड़ना ही होगा। और आज मेरा खेत मेरी पॉलिसी का एक कागज और इसका शुभारंभ भी किया गया है। हम हर अन्नदाता किसान को इसके प्रति जागरूक करें। दूसरा, शासन की योजनाओं की जानकारी कृषि रक्षा अधिकारी हर जनपद में दें। कृषि विज्ञान केंद्र आज सक्रिय हैं, कृषि विश्वविद्यालय भी इसके साथ जुड़ करके इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल अधिक से अधिक उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है, और हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी अन्नदाता किसान को कहीं भी कोई समस्या न आने पाए, किसी प्रकार का कोई संकट न आने पाए। यह सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है। आज के इस अवसर पर ये अनेक कार्यक्रम जो चल रहे हैं उस पर मैं आपसे एक बात
अनुरोध जरूर करना चाहूंगा सभी किसान बंधुओं से। कल आपने देखा होगा लखनऊ में एक कार्यशाला हुई थी, आज भी वह रेमन खेड़ा में चल रहा है उसका कार्यक्रम, गौ आधारित प्राकृतिक खेती। यानी गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्य एक लेकिन लाभ अनेक है। यानी कार्यक्रम एक है, प्राकृतिक खेती नाम है, लेकिन लाभ ही लाभ हैं। एक, जितना आप फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड उपयोग करते हैं खेत में, इस खर्चे को एकदम न्यूनतम पहुंचाने की का कार्य है। यानी इसका सारा पैसा आपका बचत हो जाएगा। 1 एकड़ खेती में आज के दिन पर अगर हम फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड को देखेंगे, लगभग 12 से 15 हजार रुपए का खर्चा एक किसान का आता है 1 एकड़ खेत में, और प्राकृतिक खेती में यह खर्चा मात्र 1,000 रुपए के अंदर सीमित हो जाएगा। यानी ये 12-11 से लेकर 14,000 रुपए की बचत एक किसान को केवल इसी से हो जाएगी, एक फसल में। दूसरा, उत्पादन उससे बेहतर होगा। ये इतनी अतिवृष्टि जो हो रही है ना, इसका नुकसान प्राकृतिक खेती में उतना नहीं होना है। और चौथा, इसके मार्केट में दाम भी अच्छे मिलेंगे। 5वां, गौ रक्षा हो जाएगी, भारतीय नस्ल का गोवंश भी बच जाएगा। यानी जिस गौ माता के बिना कोई काम होता ही नहीं, कोई धार्मिक कार्य हमारा संपन्न होता ही नहीं, उस गौ माता की रक्षा भी हम कर पाएंगे। और साथ साथ हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बीमारियों से भी बचा पाएंगे। ये 6 प्रकार के लाभ इसके माध्यम से होने जा रहे हैं, और इसलिए प्राकृतिक खेती को हम अपनी कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। सरकार इसके लिए प्रोत्साहन देगी, सरकार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी। ये आपकी खेती के लिए भी, बाड़ी के लिए भी, बागवानी के लिए भी और सब्जी आदि उत्पादन के लिए भी बहुत निर्णायक साबित होगा। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्हें यहां पर अभी दलहन, तिलहन, सब्जी आदि के बीज उपलब्ध कराने के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ये बड़े पैमाने पर होना है और हम लोगों ने इसके लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम आज यहां पर हो रहा है, अभी कुछ वहां पर ट्रैक्टर आदि को भी रवाना करेंगे, अलग अलग किसानों को देंगे। सोलर पैनल, पॉलिसी, ये सभी उपलब्ध कराई जा रहे हैं। शासन की इन सभी योजनाओं को हर एक जनपद में कैंप लगा करके, व्यापक प्रचार प्रसार करके हम अन्नदाता किसानों तक पहुंचाएं। और मेरा मानना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जो बात कही थी, अन्नदाता किसानों को 2022 तक आमदनी दोगुना करना है, मुझे लगता है ईमानदारी से हम देखेंगे दोगुने से अधिक अन्नदाता किसान की आमदनी बढ़ी है। हमें उसके साथ जुड़ना होगा, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको इन सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मिलेगा, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पावन जयंती पर स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को यही पे ध्यान देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो पंडित दीनदयाल की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर लोगों को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने 180 दिनों में क्या कुछ काम किए हैं उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी, और इसके साथ ही पंडित दीनदयाल के यहां पर रास्ते पर चलने के लिए भी लोगों को प्रेरणा दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।